तो आज अपन बात करने वाले ओव्यूलेशन के बारे में। तो ओव्यूलेशन क्या होता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो रप्चर हो जाता है और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी oocyte होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन बोल देते हैं। अब इसके लिए बेसिक चीज़ अपन को ये पता होनी चाहिए कि ग्राफियन फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल एक शेल की तरह अपन समझ लेते हैं और उसके अंदर सेकेंडरी oocyte मैच्योर होता है और फिर एक टाइम आने पर वो निकल जाता है और जिस टाइम पे वो निकल जाता है वहाँ से उसी को अपन ओव्यूलेशन बोल देते हैं। तो सबसे पहली बात अपन ने ये समझ ली। अब दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सबसे इम्पोर्टेंट, ओव्यूलेशन होता कब है यहाँ? तो ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुएशन से 14 दिन पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब अपन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यहाँ से कितने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से बेसिकली 3 कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं और तीनों के बारे में अपन ध्यान से देख लेंगे कि ओव्यूलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, कि किस प्रोसेस के थ्रू ओव्यूलेशन हो रहा है यहाँ पे, उसको अपन समझ लेते हैं पहले। तो जो चेंजेस होते हैं, जो इवेंट चेंजेस होते हैं वो फॉलिकल के अंदर भी होते हैं और सेकेंडरी oocyte के अंदर भी होते हैं, क्योंकि फॉलिकल को रप्चर होना है और सेकेंडरी oocyte को रिलीज होना है। कहाँ से? ग्राफियन फॉलिकल से। तो इन दोनों में कुछ स्पेसिफिक टाइप के चेंजेस आएंगे, वो अपन समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो फॉलिकल के अंदर चेंजेस ये आता है और ये पहला क्वेश्चन भी है। तो अपन देख लेते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। यही है कि ओव्यूलेशन के जस्ट पहले जो फॉलिकल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो बढ़ जाता है। फॉलिकल के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसका डायमीटर मैक्सिमम हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो कितना हो जाता है? ओव्यूलेशन से पहले ग्राफियन फॉलिकल का डायमीटर कितना हो जाता है? ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 20 mm डायमीटर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल का, ये इसका आंसर है। तो अब अपन बात कर लेते हैं दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसकी। तो जब ग्राफियन फॉलिकल प्रेशर लगाता है सेकेंडरी oocyte के ऊपर, क्या वो ताकि वो वहाँ से बाहर निकले, तो वो प्रेशर कितना होता है? अब वो होता है 15 mm ऑफ Hg, ये अपन को याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन, जब उसके ऊपर 15 mm ऑफ Hg प्रेशर लग रहा है सेकेंडरी oocyte के ऊपर ग्राफियन फॉलिकल के थ्रू, तो वो कितनी देर में बाहर निकल जाता है? तो वो 1 से 2 मिनट के अंदर बाहर निकल जाता है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अपन ने फॉलिकुलर फेज देख ली। अब अपन देख लेते हैं कि सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या चेंजेस आते हैं कि उसका साइटोप्लाज्म वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। अब साइटोप्लाज्म वॉल्यूम बढ़ने की वजह से होगा क्या, वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज, मतलब कि गोल्जी एपरेटस, उसकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अब वो नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं? अब क्या हो रहा है कि इतने टाइम से तो ग्राफियन फॉलिकल है वही ग्रेनुलोसा सेल्स के थ्रू न्यूट्रिशन दे रहा था, किसको? सेकेंडरी oocyte को। लेकिन अब क्या है कि वो ग्राफियन फॉलिकल को ही रप्चर करके सेकेंडरी oocyte उससे बाहर जाने वाला है, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए एनर्जी के लिए उसने माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ा दिए और प्रोटीन के लिए उसने गोल्जी एपरेटस के नंबर बढ़ा दिए। तो ये अपन ने बेसिक मैकेनिज्म देख लिया। अब अपन देख लेते हैं कि हार्मोनल क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके अंदर और कौन कौन से फैक्टर और काम करते हैं ये ओव्यूलेशन करवाने के लिए। तो अपन सबसे पहले हार्मोनल फैक्टर को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो होता है LH, सर्ज हो जाता है वहाँ पे, LH निकलने लग जाता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से जैसे ही LH निकलता है तो वो 24 आवर के लिए निकला हुआ होता है, मतलब कि 24 घंटे के लिए LH सर्ज हो चुका है, मतलब 24 घंटे के लिए LH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसी 24 घंटे के अंदर अंदर ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब वो कैसे होगी वो देख लेते हैं। तो LH का जैसे ही लेवल बढ़ता है उसी के साथ साथ एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है। ये बात समझने वाली है। अब जैसे ही LH और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर जो सेल डिवीज़न था वो रुक गया वहाँ पे। अब सेल डिवीज़न तो जो रुक गया। अब जैसे ही सेल डिवीज़न रुका तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी इंक्रीज़ हो गया, मतलब कि उस 24 घंटे के अंदर LH इंक्रीज़ हुआ, साथ में उसके एस्ट्रोजन रिलीज़ हुआ। अब उसी के साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन का भी जो सिंथेसिस है वो बढ़ गया यहाँ पे। तो 3 हार्मोन बढ़ गए। अब जो चौथी चीज़ है वो FSH भी बढ़ गया, क्योंकि LH के साथ FSH भी रिलीज होता है। तो FSH का भी
रिलीज जो है वो बढ़ गया, मतलब कि जो ब्लड में नॉर्मल वैल्यू थी उसकी वो भी नॉर्मल से ज़्यादा हो गई, मतलब कि बढ़ गई। और जैसे ही एफएसएच इंक्रीज हुआ तो उसने प्रोजेस्टेरोन को भी इंक्रीज कर दिया। अब प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ चुका है, एस्ट्रोजन भी बढ़ चुका है, एलएच भी बढ़ चुका है और एफएसएच भी बढ़ चुका है। ये 4 हार्मोन तो एक साथ बढ़ गए और इसी के साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन भी बढ़ चुका है। तो अपन देख लेंगे कि ये पांचों हार्मोन किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं ओव्यूलेशन के अंदर। तो जैसे ही ये पांचों हार्मोन बढ़े तो क्या हुआ, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इंक्रीज हो गया। अब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक टाइप का टिश्यू फैक्टर है। वो क्या करता है मैं बताता हूँ, वो टिश्यू में कंट्रोल करता है किसको, क्लोटिंग और क्लोटिंग कैस्केड को। तो क्या होता है कि जैसे ही प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर लेवल का इंक्रीज हुआ तो वो प्लाज्मीन रिलीज कर देता है। अब प्लाज्मीन क्या करता है यहाँ पे, फिब्रिन को तोड़ने का काम करता है यहाँ पे। और वो क्या करेगा कि जो फोलिकल की वॉल्स थी वो भी कई हिसाब से फिब्रिन से ही बनी थी, तो वो फिब्रिन को तोड़ने का काम किया उसने, जिसकी वजह से फोलिकल की वॉल थी वो टूट गई। एक और बार अपन रिकैप कर लेते हैं कि यहाँ पे 5 हार्मोन अपन ने देखा कि बढ़ गए। एलएच बढ़ गया, एफएसएच बढ़ गया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोस्टाग्लैंडिन। उन सब बढ़ने की वजह से क्या हो गया, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही वो इंक्रीज हुआ तो प्लाज्मिन बढ़ गया। प्लाज्मिन का काम होता है फिब्रिन को तोड़ना, तो उसने ग्राफिन फोलिकल के वॉल को तोड़ दिया। तो अब वो तोड़ने की वजह से क्या होगा कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे एक स्ट्रेचिंग फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल आता है। तो ये जो अपन ने फर्स्ट देखा वो एंडोक्राइन का देखा, एंडोक्राइन का क्या क्या रोल था, मतलब कि 5 हार्मोन का क्या रोल था यहाँ पे। अब जो दूसरा है वो स्ट्रेचिंग फैक्टर क्या होते हैं और वो कैसे ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो जो प्रेशर होता है जो स्ट्रेचिंग फैक्टर के थ्रू लगता है वो 15 mm ऑफ वेजी होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और जो दूसरी बात है वो है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, जो ओवेरी की लेयर्स हैं। अब वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन पहुँच चुका है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ पे पहुँच गया तो उसने क्या किया, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना मतलब कि ओवेरियन स्ट्रोमा को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। समझ रहे हो? तो थीका एक्सटर्ना और ओवेरियन स्ट्रोमा या फिर अपन को थीका इंटरना बोल सकते हैं उसको, तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुई, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर लगा ग्राफीन फोलिकल के ऊपर और वहाँ से अपना सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी, इस तरीके से ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली ये है कि जैसे ही क्या हुआ कि अपने पास ओव्यूलेशन हो गया, मतलब कि सेकेंडरी oocyte है ग्राफीन फोलिकल से बाहर आ गया, तो अब ग्राफीन फोलिकल क्या बन गया, वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया और साथ साथ अब वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज भी करेगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि फोलिकल के साथ अब क्या होगा, तो वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो चुका है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। कल अपन बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोलॉजी शुरू हो जाएगी। और अब लेक्चर जो है वो ज़्यादा स्पीड से आने वाले हैं। तो ठीक है, कल मिलते हैं।